हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 12 चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, इसे क्या कहते हैं। तो स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन, अगर चार्जेस को हम मोशन में स्टडी करते हैं तो उसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। नेक्स्ट स्टडी करंट क्या होता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर, एक समय में कितना चार्जेस फ्लो होता है एक कंडक्टर में, उसे हम बोलते हैं स्टडी करंट। और उसका फॉर्मूला निकल के आता है E=Q/T। यहाँ पर Q जो है वो चार्जेस है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, और T जो है वो टाइम टेकन है। नेक्स्ट ओम्स लॉ के बारे में देखते हैं। ओम्स लॉ क्या कहता है। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइडेड ऑल फिजिकल कंडीशन आर केप्ट कांस्टेंट। मतलब जो करंट जो होता है, ये जो करंट जो होता है वो कैसे होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के। यही हमें ओम्स लॉ यही बताता है कि करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज है। और नेक्स्ट इसका फॉर्मूला का बात करें तो I=V/R। V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, R जो है रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट ये कब होता है जब हम ऑल फिजिकल कंडीशन को क्या करें, कांस्टेंट रखें। टेम्परेचर हो या डेंसिटी हो, करंट डेंसिटी, उसे हम कांस्टेंट रखें, तब होता है करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वोल्टेज। नेक्स्ट लिमिटेशन देखा जाए, इस फार्मूला है उसका लिमिटेशन देखा जाए तो ये किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, नॉट एप्लीकेबल फॉर सेमीकंडक्टर, सुपर कंडक्टर एंड वैक्यूम ट्यूब हो या सेमीकंडक्टर या सुपर कंडक्टर, उसके ऊपर ये फार्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते। I=V/R। नेक्स्ट रेजिस्टेंस देखा जाए तो सच में होता क्या है रेजिस्टेंस, अपोजिशन ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट। मतलब जो करंट जो स्पीड में दौड़ रहा है, एक स्पीड में दौड़ रहा है, तो रेजिस्टेंस क्या करता है, उस स्पीड को स्लो डाउन कर देता है, उस करंट की स्पीड को स्लो डाउन कर देता है या फिर रेजिस्ट कर देता है उस फ्लो ऑफ करंट को। तो उसका सिंबल जो हम सर्किट में यूज़ करते हो वो इस तरह से होता है। नेक्स्ट इसके फार्मूले का बात करें तो हम इससे यहाँ से डिराइव कर सकते हैं, इस फार्मूले से डिराइव कर सकते हैं कि क्या वो लिख सकते हैं R=V/I। यहाँ पर V जो वोल्टेज, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है, I जो है वो करंट है। नेक्स्ट देखा जाए तो करंट बट रेजिस्टेंस डो नॉट डिपेंड अपॉन वोल्टेज। यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये जो रेजिस्टेंस है ये वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वोल्टेज है, पर यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता। तो किस पे डिपेंड करता है देखते हैं। नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या रिलेशनशिप है, तो ये है R=ρ/L। यहाँ पर जो ये रो है वो रेजिस्टिविटी है, L जो है वो कंडक्टर मतलब लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, A जो है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कंडक्टर के लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कैसे डिपेंड करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, रेजिस्टेंस इस पे डिपेंड करता है। उसके ऐसे यूनिट की बात करें तो ओम मीटर है। नेक्स्ट रेजिस्टिविटी देखा जाए, रेजिस्टिविटी होता क्या है। रेजिस्टिविटी तो ये तो एक मतलब कांस्टेंट होता है, एक कंडक्टर या फिर एक मटेरियल पे कांस्टेंट होता है। तो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ द मटेरियल। टेम्परेचर और नेचर पे डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी जो है वो एकदम मतलब कुछ रेजिस्टेंस के जैसे होता है रेजिस्टिविटी। तो वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर और नेचर ऑफ द मटेरियल, किस पे बना है, कैसे बना है वो मटेरियल, उस पे डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी। तो देखा जाए यहाँ पर कुछ रेजिस्टिविटी भी है। रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर विद टेम्परेचर, कॉपर की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे कैसे रिएक्ट करती है। तो अगर देखा जाए कॉपर अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करें कॉपर का, तो उसकी रेजिस्टिविटी भी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। नेक्स्ट यहाँ पर रेजिस्टिविटी ऑफ नाइक्रोम विद टेम्परेचर, अगर हम नाइक्रोम की टेम्परेचर इंक्रीज़ करें तो उसकी रेजिस्टिविटी भी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखा जाए रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर विद टेम्परेचर, यहाँ पर क्या होता है, उल्टा होता है। यहाँ पर हम अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो इसकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज़ होती है। ये क्यों होता है, क्योंकि इसके पास कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी जैसे प्रॉपर्टी होती है। कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस जो होता है वो उल्टा होता है, रेजिस्टेंस के उल्टा होता है, या फिर इसको G से डिनोट करते हैं, और ये रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस के।
ओके। और यहाँ पर कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी की उल्टा होता है, रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है या फिर रेसिप्रोकल होता है, और इसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। कंडक्टेंस को हम जी से डिनोट करते हैं। ओके। नेक्स्ट देखा जाए ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर। एवरेज वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की, एवरेज वेलोसिटी मतलब मान लो यहाँ पर कुछ वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पर कौन से तो भी एटम या फिर आयन से टकराया और इस तरह से यहाँ पर इस डायरेक्शन में जाने लगा। इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पर आया, टकराया, फिर इधर थोड़ी अलग वेलोसिटी चेंज हो गई, फिर यहाँ पर कौन से तो भी एटम से टकराया, फिर यहाँ पर गया, फिर यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कुछ चेंज हो गई। तो एवरेज वेलोसिटी जो होती है उसे ही हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो होती है उसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी। तो इसका फॉर्मूला देखा जाए तो वी डी इक्वल्स टू ई इलेक्ट्रॉन, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर टाउ जो है, जो टाउ है ये रिलैक्सेशन टाइम होता है, एम जो है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर टकरा, फिर यहाँ से यहाँ पर कुछ टाइम लगा, इसे कुछ टाइम लगाई, फिर से दूसरे एटम या फिर आयन से टकराने में कुछ टाइम लगा, तो वो जितना टाइम लगा उसे हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं और उसे हम डिनोट करते हैं टाउ से। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह यहाँ पर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो कर रहा है तो। नेक्स्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन लेके हम इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम ढूंढ निकाल सकते हैं। नेक्स्ट रिलैक्सेशन टाइम मैंने बताया, टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। वही जो यहाँ पर जो टाइम लगता है इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पर आने में टाइम लगता है उसे हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, इसे डिनोट करते हैं टाउ से। नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। अगर आपको करंट दे दिया जाए और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ढूंढने के लिए बोले तो आप कौन सा फार्मूला को यूज़ करोगे? तो हम इस आई इक्वल्स टू एन ए वी डी ई, यहाँ पर जो ये एन है, ये जो एन है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम है, और ये जो है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके। और ये जो वी डी है, वी डी जो है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, और इलेक्ट्रॉन ई जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट देखा जाए रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड कंडक्टिविटी। अगर आपको कंडक्टिविटी दिया जाए और आपको करंट डेंसिटी ढूंढने के लिए बोले, या फिर करंट डेंसिटी दिया जाए और कंडक्टिविटी ढूंढने के लिए बोले, तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। यहाँ पर जे जो है वो करंट डेंसिटी को डिनोट करता है, सिग्मा जो है वो सिग्मा जो है वो कंडक्टिविटी को शो करता है, और ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करता है। ओके। नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। कंडक्टिविटी और रिलैक्सेशन टाइम में रिलेशन देखा जाए तो सिग्मा इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम के बराबर होता है। सिग्मा जो है वो कंडक्टिविटी है, एन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, ई जो है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, टाउ जो है रिलैक्सेशन टाइम है, एम जो है वो इलेक्ट्रॉन की मैग्नीट्यूड है, सॉरी इलेक्ट्रॉन का मास है। नेक्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये दोनों, इस दोनों में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। तो वर्क डन टू ड्राइव वन पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, या फिर ये क्या बोल रहा है, वर्क डन, एक इलेक्ट्रॉन या फिर एक पॉजिटिव चार्ज को इस जगह से इस जगह पे जाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ता है, उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट ईएमएफ क्या है? वर्क डन टू ड्राइव वन पॉजिटिव चार्ज थ्रू आउट सर्क्यूट। अगर एक पॉजिटिव चार्ज को हम यहाँ से लेके यहाँ तक जो वर्क डन हम करते हैं एक पॉजिटिव चार्ज को ड्राइव करने के लिए या फिर मूव करने के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक, तो उसे हम बोलेंगे ईएमएफ या फिर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसका फॉर्मूला आप देख सकते हो, ऐसा यूनिट इन दोनों का सेम होता है, जूल पर कूलम होता है इन दोनों का ऐसे यूनिट। नेक्स्ट ईएमएफ ऑफ दिस सेल। अगर ईएमएफ हमें ढूंढ निकालना है तो ये होता है, किसके इक्वल होता है? ई इक्वल्स टू वी प्लस वी आर। यहाँ पर जो वी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस प्लस इसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है। मतलब इसके अंदर जो ईएमएफ है उसके अंदर हम इंटरनल रेजिस्टेंस को देख सकते हैं, मतलब ये जो बैटरी है इसके अंदर भी रेजिस्टेंस होता है, तो उसके टोटल को हम ईएमएफ बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला ये यहाँ से निकल के आता है। आई आर जो है आपको पता है सीरीज़ के अंदर करंट जो होता है वो कांस्टेंट होता है, तो रेजिस्टेंस डिफर करता है, तो
यहाँ पर हम करंट कांस्टेंट रखेंगे और आर इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस को इसके साथ ऐड कर देंगे। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ईएमएफ का, तो हम इस फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट करंट इन दिस सर्किट, अगर ईएमएफ है और हमें करंट ढूंढ निकालना है पूरे सर्किट के अंदर, तो हम इस फार्मूला को यूज़ करेंगे। यहाँ पर ई जो है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सर्किट है। नेक्स्ट देखा जाए रेजिस्टर इन सीरीज और रेजिस्टर इन पैरेलल। तो यहाँ पर देख सकते हो करंट कांस्टेंट होता है, सीरीज के अंदर करंट कांस्टेंट होता है। टोटल रेजिस्टेंस सीरीज के अंदर निकालना है तो हम रेजिस्टेंस को ऐड कर देते हैं, और पोटेंशियल वोल्टेज निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो हम उसे भी ऐड कर देंगे। यहाँ पर आप सीरीज में देख सकते हैं। नेक्स्ट पैरेलल, पैरेलल में कैसे करते हैं, यहाँ पर पैरेलल में क्या कांस्टेंट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है, और रेजिस्टेंस आपको निकालना है तो हम इस तरीके से रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। 1/RP, आरपी मतलब टोटल रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस होता है, और यहाँ से हम सारे रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे। 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3 सो ऐड कर देंगे, और टोटल करंट निकालना है तो ऑब्वियसली तो सारे करंट को ऐड कर देंगे। नेक्स्ट सेल्स इन सीरीज, हमने यहाँ पर रेजिस्टर देखा, रेजिस्टर अगर एक से ज़्यादा रेजिस्टर हो तो कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम एक से ज़्यादा सेल्स हो, सीरीज़ के अंदर एक से ज़्यादा सेल्स हो तो हम क्या फार्मूला यूज़ करेंगे। तो हम पता है हमें करंट कांस्टेंट होता है सेल्स के अंदर, अगर हम करंट ढूंढना है सीरीज़ के अंदर तो करंट कांस्टेंट होता है। अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस ढूंढना है या फिर ईएमएफ ढूंढना है सेल्स का, तो हम ऑब्वियसली ऐड कर देंगे। और रेजिस्टेंस भी ढूंढना है, इंटरनल रेजिस्टेंस, जो ये बैटरी होता है इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस को अगर हमें ढूंढना है तो उसे भी हम ऐड कर देंगे। नेक्स्ट सेल्स इन पैरेलल, अगर हमें पैरेलल लगा है तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस इसका कांस्टेंट होता है। रेजिस्टेंस हम इस टोटल रेजिस्टेंस हम इस फार्मूला से ढूंढ निकाल सकते हैं, और नेक्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस को हम इससे ढूंढ निकाल सकते हैं। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, अगर नेट पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमें सेल्स का ढूंढना है इसका, तो हम इस फार्मूला को यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है, एनर्जी डिसिपेटेड इन सर्किट और रजिस्टर। अगर एनर्जी सर्किट या फिर रजिस्टर के अंदर यूज़ हो जाता है या फिर डिसिपेटेड हो जाता है, तो हम उसका फार्मूला W=VIT से ढूंढ निकाल सकते हैं। अगर रजिस्टर के अंदर करंट डिसिपेटेड हो जाता है, तो यहाँ पर V जो है पोटेंशियल डिफरेंस है, I इलेक्ट्रिक करंट है, T जो है वो रिलैक्सेशन टाइम है, नहीं सॉरी टाइम टेकन है। ओके, और सर्किट के अंदर हम इस फार्मूला को यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, एनर्जी डिसिपेटेड पर सेकेंड इन अ सर्किट और रजिस्टर। एक सेकेंड के अंदर कितना एनर्जी फ्लो हो रहा है या फिर डिसिपेट हो रहा है सर्किट के अंदर, तो हम इस फार्मूला से ढूंढ निकाल सकते हैं। रजिस्टर के अंदर P=VI के फार्मूला से ढूंढ निकाल सकते हैं, सर्किट के अंदर P=EI के फार्मूला से ढूंढ निकाल सकते हैं। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, तो किरचॉफ फर्स्ट और सेकेंड लॉ के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द करंट लीविंग द जंक्शन। अगर ये एक जंक्शन मान लो तो इसके अंदर I1 करंट या फिर I2 करंट, I3 करंट जो वो एंटर कर रहा है वो किसके इक्वल होगा, I4 और I5 करंट जो लीव कर रहा है उसके इक्वल होगा, मतलब कुछ इस फॉर्मूले के ऊपर। नेक्स्ट किरचॉफ सेकेंड लॉ ऑफ वोल्टेज का देखा जाए तो सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इन्वॉल्विंग रेजिस्टर एंड सेल्स इज ज़ीरो। अगर पोटेंशियल के अंदर कौन से भी चेंजेस आते हैं सर्किट के अंदर, रेजिस्टर का हो या फिर बैटरी या फिर सेल का हो, तो उसका सम हम ज़ीरो कर देते हैं। नेक्स्ट पोटेंशियोमीटर क्या होता है, यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस मोर एक्यूरेटली। और भी परफेक्टली अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है तो हम पोटेंशियोमीटर का यूज़ करते हैं। एंड टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टू कंपेयर प्राइमरी सेल्स, इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए या फिर प्राइमरी सेल्स को कंपेयर करने के लिए कि कौन अच्छा चल रहा है, कौन सा सेल अच्छा चल रहा है, दो सेल में से कौन सा सेल अच्छा चल रहा है, उससे कंपेयर करने के लिए हम पोटेंशियोमीटर का यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस अगर मान लो यहाँ पर एक सर्किट है, यहाँ पर अगर एक सर्किट है ये, इस पूरे वो को बोलते हैं प्राइमरी सर्किट। और इस पोटेंशियो अगर हमें कौन से भी पोटेंशियोमीटर में ये जो प्राइमरी सर्किट है ये कंपलसरी इतना लगना। यहाँ पर बैटरी को हम कनेक्ट करते हैं, यहाँ से यहाँ पर करंट फ्लो करता है, यहाँ से यहाँ फिर यहाँ पर रियोस्टेट लगता है, फिर यहाँ पर की ऑफ और ऑन करने के लिए ये सर्किट होता है। और इसके नीचे हमें कुछ भी निकालना है, सेल्स को कंपेयर करना हो या पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो या इंटरनल रेजिस्टेंस को निकालना हो तो हम यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट अगर हमें इसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना तो हम इस फार्मूला को यूज़ करेंगे पोटेंशियोमीटर से। अगर हम यहाँ पर आर जो रेजिस्टेंस होता है गिवन होता है और रेजिस्टेंस में पता होता है, और L1 L2 कैसे निकालते हैं, मतलब यहाँ पर एक स्केल लगी होती है, यहाँ पर एक 1 मीटर की स्केल लगी होती है, और यहाँ पर से हम L1 L2 निकालना है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ले लो, L2 निकल जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर L2 ऐसे निकल जाएगा, और L1 आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का L1 मिल जाएगा। तो ऐसे आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट अगर आपको सेल को कंपेयर करना है, एक दो सेल दिया गया और आपको कंपेयर करना है तो आप इस फार्मूला का यूज़ कर सकते हो। तो कहाँ पर होता है वो सर्किट में कुछ ऐसा लगाया होता है, यहाँ पर आपको देख सकते हो आप, ये प्राइमरी सर्किट है और यहाँ पर 2 सेल लगे हुए E1 और E2। तो इनको कंपेयर करने के लिए हम वो फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर L1 और L2 सेम टू सेम, यहाँ से आप पर लेंगे तो L2 मिल जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो L1 मिल जाएगा। और यहाँ पर 100 सेंटीमीटर का स्केल लगा होता है, कुछ यहाँ पर इस जगह पे 100 सेंटीमीटर का स्केल लगा होता है। तो आप ऐसे L1 और L2 को लेके तो आप इंटरनल रेजिस्टेंस और 2 सेल के बीच में कौन सा अच्छा चल रहा है कंपेयर कर सकते हो 2 सेल को। थैंक यू गाइस, इतना ही। नेक्स्ट कुछ पार्ट मैंने छोड़ दिया है, वो जो सेपरेट वीडियो में बताऊंगा, जैसे कि मीटर ब्रिज हो या विट्सन ब्रिज, ये 2 कॉन्सेप्ट को मैं सेपरेट वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही।